नमस्कार, मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ और आप देख रहे हैं लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन को। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी चाहें तो फोन करके हमसे किसी भी तरह की कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको प्रोबेट पर जानकारी देंगे और प्रोबेट एक सर्टिफिकेट होता है जो कि अदालत द्वारा किसी वसीयत के संबंध में जारी किया जाता है। एक तरह का ऑर्डर होता है जिसमें अदालत किसी वसीयत के एग्जीक्यूशन के संबंध में घोषणा करती है। वहीं वसीयत का एग्जीक्यूशन वसीयत करने वाले व्यक्ति की मौत के बाद में किया जाता है। अगर वसीयत करने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है तब जिस व्यक्ति के हित में वसीयत की गई है वह वसीयत के एग्जीक्यूशन का दावा कर सकता है। ये तो थी प्रोबेट यानी प्रोबेट पर बुनियादी जानकारियां। अब ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अगर आप भी चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और प्रोबेट से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी ले सकते हैं हमसे। हमारी फ़ोन लाइन्स खुल चुकी है। आपको फ़ोन नंबर बता देते हैं 01206127 आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह की कानूनी राय हमसे ले सकते हैं। आपको एक बार नंबर बता देते हैं 01206127 दो नंबर्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, कानूनी सहायता ले सकते हैं। चलते हैं परमानंद पांडे जी की तरफ जो कि हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं आज। सर, हम चाहते हैं कि प्रोबेट क्या होता है ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, प्रोबेट ये एक लैटिन वर्ड है जी। ये प्रोबर से आया है, प्रोबर्ट बना है जी। उसमें ये है कि किसी भी विल को सत्यापित करना है। जी। अगर आपको अटेस्ट कराना है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई विल बना दिया है और विल बनाने का तो कैसे साबित होगा कि ये विल बनाया है। तो आजकल बहुत सारे ऐसी चीज़ों ने लोग फर्जी विल बना करके एक पेश कर देते हैं, कहते हैं इस व्यक्ति ने विल बनाया है। अब कौन से विल सही है कौन से विल गलत है इसको कोर्ट के उसमें ही फाइनल किया जा सकता है कि ये प्रोबेट करने के बाद ही पता चलता है ये विल सही है गलत है। अगर कोर्ट ने उस पर अपनी अटेस्टेशन कर दिया, ये कह दिया कि ये विल सही है तो वो मान लिया जाएगा, वरना उस पर डिस्प्यूट चल पड़ा है। तो सबसे जरूरी चीज है प्रोबेट का कि आपकी जो वसीयत है, विल है, ये कोर्ट में सत्यापित होनी चाहिए, तभी जाकर के इसको माना जाएगा। अब कई चीजें ऐसी होती हैं कि आपको ये मैं बता दूं खास तौर पर चलते चलते कि विल जो है ये प्रोबेट कराने की जरूरत केवल प्रेसिडेंसी टाउन्स का मतलब कलकत्ता, बॉम्बे और दिल्ली, ये तीन जगहों पर इसकी जरूरत पड़ती है, बाकी जगहों पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और इनमें भी जो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ और मेरी प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है, तो मैं वहाँ की प्रॉपर्टी के लिए अगर विल बना दूं तो उसको प्रोबेट कराने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर इन प्रेसिडेंसी टाउन में मेरी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति, दो तरह की संपत्ति है, एक मूवेबल और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मेरी कोई अचल संपत्ति है तो उसको प्रोबेट कराना जरूरी होगा। ये किसको जरूरी होगा? जो उसका उत्तराधिकारी होगा, जो अपने को उत्तराधिकारी क्लेम करता है, उसको ये कराना जरूरी होगा। ये है प्रोबेट का खास। ठीक है सर, आपने कहा कि प्रेसिडेंसी टाउन्स में ही प्रोबेट कराना अनिवार्य होता है यानी ज़रूरी होता है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अन्य टाउन्स में या अन्य स्टेट्स में ये क्यों अनिवार्य नहीं होता है? अब ये अनिवार्य अन्य स्टेट्स में नहीं है तो इसलिए ना कि इंडियन सक्सेशन एक्ट है 1923 का। अब ये 1923 अंग्रेजों के जमाने का एक्ट बना हुआ है और वो प्रेसिडेंसी टाउन्स में ही ढंग के झगड़े ज्यादा होते थे, तो उन्होंने अंग्रेजों ने इस प्रेसिडेंसी टाउन्स को उसके भीतर रख दिया। बाकी जगहों पर क्या होता है कि अगर आपने विल बना दिया है तो विल बनाने के पीछे अगर कई बार विल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे हम गांव देहात से आए हुए हैं तो मेरी संपत्ति में मेरे पुत्रों और पुत्रियों का 2005 के बाद
तो अब लड़के और लड़की दोनों का हिस्सा हो गया बराबर का। जी 2005 के पहले केवल लड़कों का हिस्सा होता था, लड़कियों का हिस्सा पैतृक संपत्ति में नहीं मिल पाता था। लेकिन 2005 के कानून के बाद अब पुत्र और पुत्री दोनों का हिस्सा बनता है। तो वह अगर आपका नाम उसमें फैमिली रिकॉर्ड में है, कुटुंब रजिस्टर जिसको बोलते हैं, कुटुंब रजिस्टर में है, तो ऑटोमेटिकली आपका उसमें नाम आ जाएगा वसीयत में। उसको आपको वसीयत के लिए सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है। ये और जगहों पर ये स्थिति है कि अब आपको वही कुटुंब रजिस्टर में अगर आपका नाम है तो आपको इसके सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं। ठीक है सर। तो इसलिए अगर अन्य जगहों पर है। फैमिली में आपका नाम रजिस्टर्ड है और कुटुंब में अगर आपका नाम रजिस्टर्ड है तो आपको सत्यापित कराने की या प्रोबेट कराने की ज़रूरत नहीं होती है। जी ये जी जी सर। ठीक है, तो प्रोबेट की कुछ प्रक्रिया भी होती होंगी, प्रोसेस भी होती होंगी, तो हम चाहते हैं सर आप दर्शकों को बताएं कि क्या प्रोसेस फॉलो होता है प्रोबेट के लिए। प्रोवेट के लिए खास तौर पर देखिए ऐसा है कि प्रोवेट में आपको क्या करना होता है, पहले आप एप्लीकेशन दीजिए। जी अच्छा, प्रोवेट किन के फेवर में किया जा सकता है? प्रोवेट के लिए कौन करेगा? जी अब ये कोर्ट में जाएगा जो स्वस्थ दिमाग का अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति जी के पक्ष में नहीं किया जा सकता है। जी और वो माइनर के फेवर में नहीं किया जा सकता। माइनर माने वो ऐसा व्यक्ति जो अभी नाबालिग है, तो उसके पक्ष में इसको नहीं किया जा सकता है। और ये प्रोबेट कराने के लिए प्रक्रिया में ये होता है कि उसके फैमिली के क्लोज मेंबर्स के फेवर में भी अगर विल की गई है तो नहीं, तो विल के लिए कोई ऑब्जेक्शन लगा दे कि मान लीजिए इन्होंने ऑब्जेक्शन, अनसाउंड माइंड था और उन्होंने इनसे कुछ खिला के पिला के और दे करके, दारू पिला करके या शराब पिला करके इनसे आपने विल लिखवा लिया है। और विल लिखवाने के बाद यह वास्तविकता यह है कि इसमें कई बार ऐसा देखने में आया है कि एक विल नहीं, लोग दो दो तीन तीन विल बना के लिख देते हैं, क्योंकि हर विल में ये उनको लिखना होता है कि ये फाइनल विल है, इसके बाद कोई विल हमने नहीं बनाया है। लेकिन होता क्या है कि वो फाइनल विल एक नहीं होती है, कई बिल बना लेते हैं। इसी नाते कोर्ट में ये मामला जाता है और कोर्ट उस चीज को सत्यापित करता है कि क्या वो मेंटली फिट था या नहीं था, क्या वो व्यक्ति अगर जो बनाया है ये उसने अंतिम बनाया है कि इसके पहले भी और कोई बिल बना चुका है। ये कई चीजों का उसमें। अच्छा, वो मृत्यु के बाद होता है तो वो व्यक्ति तो खुद आ नहीं सकता है, तो जो आने के लिए उसके गवाह मान लीजिए कौन कौन है, गवाह रखे गए हैं तो उनकी क्या विश्वसनीयता है, इन सारी चीजों की जांच परख कोर्ट ही करता है, तभी उसके बाद सत्यापित करता है और उस सत्यापन के बाद ही उसका प्रोबेट हो पाता है। ठीक है सर। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो प्रोबेट होता है और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो इशू किया जाता है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, अंतर क्या होता है? देख, दोनों में खासतौर पर प्रोबेट में आपको विल बनाना पड़ता है। मान लीजिए मेरे पिताजी ने मेरे फेवर में कोई विल बनाई, उनके निधन के बाद मैं उसको एप्लीकेशन दूंगा कोर्ट में, तो प्रोबेट होगा क्योंकि वो विल वहां पर है। लेकिन लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में विल की कोई जरूरत नहीं होती। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट खुद इस चीज को तैयार करता है और कोर्ट में ही अगर हम पे जाते हैं तो कोर्ट उस पर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करता है। और वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी होने के बाद वो संपत्ति मेरे नाम पर आती है और मैं उस संपत्ति का जिस ढंग से उपयोग करना चाहूँ करूँ। ये संपत्ति को बेचना चाहूँ तो बेच सकता हूँ, लेकिन अगर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी नहीं हुआ है तो उस संपत्ति का हम उपयोग नहीं कर सकते। प्रोबेट में क्या होता है कि जिस व्यक्ति के संपत्ति होती है वो अपनी विल, अपनी वसीयत बना करके जाता है, तभी जाकर के हमारे फेवर में वो प्रोबेट होता है। और अगर नहीं जारी किया है तो फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही उसका एकमात्र विकल्प है। उसी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बदौलत वो संपत्ति मेरे नाम पर आएगी। मेरे कहने का तात्पर्य आप मेरे नाम से नहीं, मेरे कहने का मतलब सारे लोगों के पक्ष में ये बात कह रहा हूँ, सब लोगों के लिए एक जनरल बात है ये। जी ठीक है, तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट इशू करती है और इसके लिए किसी भी विल की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि प्रोबेट के लिए विल की ज़रूरत होती है। और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक अथॉरिटी की तरह जैसे सर्व करता है कि कोर्ट ने अथॉरिटी दे दी है, जिसको ऑथराइज कर दिया है, दैट पर्सन कैन एक्ट एज द ओनर, और वो जैसे चाहे चल सकता है। You are absolutely right. You have summarized it very well. थैंक यू सर। सो लेट्स गो अहेड। अभी सर हम ये चाहते हैं कि
ये इसमें प्रोबेट के लिए कुछ इनएलिजिबिलिटी भी है क्या? अगर कोई इनएलिजिबल है या उसको नहीं मिल सकता है प्रोबेट, तो किसको नहीं मिल सकता है और ऐसा क्यों है? इसका रीज़न क्या है? आप देखिए, दो तीन चीजें इसमें प्रोवेट के लिए है जी। कि पहले तो वह जैसे अनसाउंड माइंड का आदमी है तो उसके फेवर में ये प्रोवेट नहीं मिलेगा। जी। मान लीजिए मेरा लड़का है, मेरी लड़की है, या मेरी पत्नी ही है, या कोई क्लोज रिलेटिव में से है, जी। तो क्लोज रिलेटिव की स्थिति आ गई कि इफ समबडी इज देयर ऑफ अनसाउंड माइंड, तो जी। कोर्ट उसके लिए नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको देना पड़ेगा जी, या बिल्कुल। मेडिकली फिट है। जी। और जब आप प्रोवेट कराने जाते हैं तो आपको दो चीजें लगानी जरूरी होती है। एक तो आपको अपने विल लगाना पड़ता है, विल नहीं लगाएंगे तो प्रोवेट नहीं होगा। जी। और आपको विल लगाने के बाद आपको ये देखना पड़ता है कि ये व्यक्ति ये इसकी इसकी डेथ हो चुकी है कि नहीं। और कई बार होता है कि डेथ नहीं हुई है, और लोग ऐसे ऐसे फ्रॉड पड़े हुए हैं कि बिना डेथ के ही कह देते हैं कि नहीं, और उसको छिपा देते हैं आदमी को। तो विल का कॉपी होती है और उसमें डेथ सर्टिफिकेट होती है, तब जाकर के विल वो प्रोवेट बनता है। तो इसमें सबसे जरूरी चीज है कि आप विल दीजिए, जी। पहले। दूसरी चीज है आपकी डेथ सर्टिफिकेट दीजिए। तीसरी चीज ये है कि आप नेक्स्ट रिलेटिव हैं, तो नेक्स्ट रिलेटिव में से आप साउंड माइंड के हैं, आपके प्रति। और चौथी चीज है कि वो व्यक्ति ऐसा है कि बैंक से दिवालिया नहीं घोषित, बैंकरप्ट घोषित नहीं किया गया है, वो दिवालियापन से नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि कर्जा निपटाना चाहता है, इतना कर दिया गया। तो उस चीज को देखना पड़ेगा कि वह दिवालिया घोषित नहीं किया गया है। इन तीन चार चीजों को खास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाकर के वो प्रोवेट हो। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे लीगल एक्सपर्ट परमानंद पांडे जी, और हम बात कर रहे हैं प्रोबेट पर चलते हैं परमानंद पांडे जी की तरफ। सर, हम चाहते हैं कि आप ये भी बताएं कि उत्तराधिकार अधिनियम और प्रोबेट में आखिर क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप दोनों में, जैसे एक हिंदी में हमारे यहाँ कहावत है जी। कि ये चोली दामन का साथ है, ये हैंड इन ग्लव्स दोनों में। अगर उत्तराधिकार कानून नहीं रहेगा तो प्रोवेट का क्या मतलब रहेगा। तो इस नाते उत्तराधिकार के लिए ही वह प्रोवेट कराया जाता है। तो जब तक उत्तराधिकार कानून नहीं रहेगा, उत्तराधिकार कानून के तहत ही प्रोवेट आता है, उत्तराधिकार कानून के तहत ही बिल आता है, उत्तराधिकार कानून के तहत ही लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे उत्तराधिकार के लिए ही होते हैं। जैसे उत्तराधिकार मतलब ये जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, आप किसी से, आपके कोई बड़े हैं जिनका नहीं है, तो इनहेरिट कौन करेगा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए जो आदमी आता है वही उत्तराधिकारी होता है। तो उत्तराधिकार कानून के तहत ही प्रोवेट का दोनों के बीच का संबंध। अब इसमें यह देखना पड़ता है कि उत्तराधिकार कानून में से, जैसे मैंने कहा ना कि ये कुछ लोगों में इसके जरूरी होता कराना। जैसे हम गांव की संपत्ति है, कहीं उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, कहीं भाइयों में हुआ, बहनों में हुआ, सारा बंटवारा हुआ। आजकल तो लोग जाते हैं बहनों के यहाँ, भाई लोग क्या करते हैं कि दो भाई हैं तो उनकी एक दो बहनें हैं, तो बहनों के यहाँ जाते हैं, कहते हैं तुम लोग कहाँ आओगे, तो तुम लोग लिख के दे दो कि हम सरेंडर कर दे रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई है। मैं बता दूं कि मैं इस चीज को देख रहा हूं, और कई मेरे पास मुकदमे ऐसे आए कि बहनों ने लिख के दिया नहीं है, उन्होंने एक जाली दस्तखत करा करके बहन प्रिया ने हमको लिख दिया हमारे पक्ष में कि ये हम संपत्ति हम भाइयों के बीच में बांट देते हैं, क्योंकि मैं वहां जा नहीं सकती। तो ये जालसाजी की स्थिति होती है। इस जालसाजी पर फिर मुकदमेबाजी होती है, जिसमें कोर्ट ही इस चीज को तय करता है कि क्या बहन ने अपने उत्तराधिकार को छोड़ दिया है, वो उसने सरेंडर कर दिया है, और अगर सरेंडर नहीं किया है तो उसको भी उसमें शामिल किया जाए। तो जाहिर है इस चीज को आपको जान के चलना पड़ेगा कि उत्तराधिकार कानून विल और प्रोवेट दोनों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे से आप कह सकते हैं कि इतना घने जुड़े हैं कि आप जो जाल है उसी जाल के एक बंदा एक तरह से वो है और एक बंदा ये है, वो जिसको कहते हैं कि एक वेफ्ट है लगा हुआ है, दोनों के बीच में वो संबंध इतना है कि उसको आप दूसरे को तिलांजलि नहीं दे सकते। ये ठीक है सर। तो वसीयत के प्रोबेट के लिए आखिर कौन आवेदन कर सकता है, या खाली वसीयत करता कर सकता है, या उसके साथ में कोई और उसकी जगह पे भी कर सकता है? देखिए,
वसीयतकर्ता जो होता है, सामान्य तौर पर वसीयतकर्ता तो कराने के लिए जाता नहीं है, जी क्योंकि वसीयतकर्ता तो सामान्य तौर पर यही माना जाता है कि वो कराने के लिए कहा जाएगा, वो उसका तो निधन ही हो चुका रहता है। जी तो प्रोबेट कराने के लिए तो वो जो जिसके पक्ष में वसीयत की गई है, जी जैसे जिसने पक्ष में वसीयत कर दिया है कि मेरे पक्ष में वसीयत कर दिया, तो मेरा काम है कि मैं उसको प्रोबेट कराने जाऊंगा और मैं कोर्ट में एप्लीकेशन दूंगा, और कोर्ट में मेरे एप्लीकेशन देने का तात्पर्य होगा कि मैं उस चीज को प्रोवाइड करूंगा कि देखिए इनकी बिल है, ये इन्होंने मेरे फेवर में बिल किया है, इन इन लोगों के फेवर में बिल किया है, 1 2 3 4 लोगों के पक्ष में, वो पत्नी है, बेटे हैं, बेटी है, उनके पक्ष में बिल को किया गया है, इस नाते वो। और वो एक चीज और देखिए कि वो मेंटली साउंड है कि नहीं, मानसिक रूप से वो स्वस्थ है या नहीं है। कई बार अस्वस्थ रहता है, फिर भी लोग करा लेते हैं। तो इस चीज को कोर्ट को देखना पड़ता है कि मेंटली अनसाउंड है या मेंटली साउंड है, ये उसकी विल है या लास्ट विल है या इसके पहले भी कोई विल बना चुका है। सारी चीजों पर कोर्ट को देखना पड़ता है। कोर्ट इस चीज को देखने के बाद ही प्रोबेट इशू करता है, वो ग्रांट करता है आपको प्रोबेट, अदरवाइज वो ग्रांट नहीं कर सकता। ठीक है सर, तो लीगल हेयर या फिर बेनिफिशियरी जो मेंशन्ड है विल में, वही प्रोबेट के लिए आवेदन जी कर सकता है। ठीक है जी, लीगल लेयर। जी जी ठीक है सर। तो प्रोबेट को क्या चैलेंज भी किया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है क्या इसे? देखिए, चुनौती तो यहाँ किसी भी चीज को दी जा सकती है, लेकिन अगर एक बार वंस इट हैज बीन इशूड बाय द कोर्ट, तो जी फिर तो ये चैलेंज करना इतना आसान नहीं, क्योंकि वहां ही आप चैलेंज करिए, आप देखिए कि ये जो बिल है वो गलत है, ये फर्जी है, ये फ्रॉडुलेंट है, ये इसमें फर्जरी की गई है। तो इन सारी चीजों को जो एलिगेशन लगाता है, लॉ में उसको कहते हैं ओनस, माने जिम्मेदारी उसकी है कि इस चीज को वो प्रूव करे। ओनस उस पर है जिसने उसको चैलेंज किया है, वो जी ये बताया कि ये गलत प्रोविट बिल बनाई गई, और जब वो कोर्ट उस चीज को प्रूव कर देगा, दोनों पक्षों को सुनने के बाद एग्जामिनेशन करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। तो जब ये क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद कोर्ट का अपना फैसला आएगा, फिर सामान्य तौर पर उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई करना भी चाहे, तो कहते हैं ना कि आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, वो इस चीज को कहता है कि आप हाई कोर्ट में किसी भी चीज को चैलेंज कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई सॉलिड ग्राउंड है तो। अगर जी सॉलिड ग्राउंड नहीं है तो वो इन लिमिनी, माने शुरू में ही उसको डिसमिस कर देगा कोर्ट, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये इस चीज को मान के चलिए कि चैलेंज सामान्य तौर पर इसको नहीं किया जाए। ठीक है सर। और हम ये भी जानना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या प्रोबेट को किसी केस में खारिज भी किया जा सकता है? क्या ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है जिसमें प्रोबेट खारिज हो जाए? क्यों नहीं, प्रोवेट खारिज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई गलत तरीके से प्रोवेट ग्रांट हो गया उसके फेवर में, कहीं अगर पता चलता है, अगर मान लीजिए उसमें बंगलिंग हो गई, आजकल तो ये स्थिति हो गई है कि लोग कोर्ट्स के ऑर्डर को फ्रॉड बना फर्जरी कर देते हैं, जी और वो अगर पता चल गया कोर्ट को कि ये फर्जरी हुई है, तो दंड तो बाद में आएगा। तो फर्जरी के खिलाफ तो पहले तो उसको फर्जरी को रद्द ही करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर किसी के ने बाई फ्रॉड, अगर मान लीजिए कोई गलत तरीके से इस ढंग से प्रोवेट ले लिया है, तो उसको प्रोवेट को रद्द भी किया जा सकता है, और ये अधिकार कोर्ट को है। ठीक है सर, तो इसको रद्द भी किया जा सकता है अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है या गलत केस में प्रोबेट इशू हो जाता है तो उसको रद्द किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्या कि भारत में प्रोबेट आवश्यक किसी परिस्थिति में ना हो? अगर ऐसा होता है तो कब आवश्यक नहीं होता है? देखिए, भारत में प्रोवेट कब आवश्यक नहीं होता है, मैंने आपको शुरू में ही इस चीज को बताया कि जो प्रेसिडेंसी टाउन्स हैं उनमें ही होता है, जी बाकी और जगहों पर प्रोवेट कराने की आवश्यकता विल की नहीं होती है। जी एक तो ये है। दूसरी चीज, कुछ संप्रदाय, कुछ कास्ट रिलीजियस ऐसे हैं, जी जैसे हिंदू में प्रोवेट कराने की जरूरत होती है, मुस्लिम्स में, जैन्स में, बौद्ध में, इनमें प्रोवेट कराने की जरूरत होती है, क्रिश्चियंस में भी कराने, लेकिन मुस्लिम्स में इसको नहीं कराने की जरूरत होती है, क्योंकि मुस्लिम्स वो मान के चलते हैं, अपनी शरिया के कानून को रखते हैं,
और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज किया है। 1923 के सक्सेशन एक्ट में भी उस चीज को माना गया है कि उनको प्रोवेट कराने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने ढंग से उस चीज को तय कर देते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि आप इन संप्रदायों से जुड़े हुए हों, तब जाकर के प्रोवेट कराने की आवश्यकता है, अदरवाइज प्रोवेट कराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर प्रोवेट कराने की आवश्यकता नहीं है, अगर प्रेसिडेंसी टाउन में है आप, तभी आपको प्रोवेट कराने की जरूरत है, अन्यथा प्रोवेट कराने की आवश्यकता नहीं है। ये 2-3 मामूली चीजें हैं जिसको भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस शो से जुड़ने के लिए और सभी तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे लीगल एक्सपर्ट परमानंद पांडे जी। और आप भी चाहें तो आप हमारे इस शो से जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह की कानूनी समस्या का समाधान ले सकते हैं या किसी भी प्रकार की कानूनी राय ले सकते हैं, हमारे लीगल एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं। लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।